किरदार अलग अलग हैं, हर शख्स एक कहानी, हम सब के बीच की ये रवानी। सुनते हैं स्टार्स की कहानी, उन्हीं की जुबान। हर कहानी एसएमईज को कुछ बताएगी, कुछ सिखाएगी और आगे बढ़ाएगी। नमस्कार, एसएमई एक्सप्रेस स्टार्स की कहानी में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवाने वाले हैं, उन्होंने एमएसएमई के एक बड़े चैलेंज डिलेड पेमेंट्स को न सिर्फ अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, बल्कि टेक्नोलॉजी के जरिए एक सिरे पर एमएसएमई सेलर्स तो दूसरी तरफ बतौर बायर्स, लार्ज कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयूज को फाइनेंसर्स की भूमिका निभा रहे बैंक्स, एनबीएफसी से कनेक्ट किया। इससे स्मॉल बिजनेसेस के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज, नई संभावनाओं के दरवाजे खुले। आई एम हैप्पी टू वेलकम संदीप महेंद्रू, सीईओ M1 एक्सचेंज। संदीप जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सौरभ। संदीप जी, फॉर्मल सोर्सेज से क्रेडिट हो या फिर पेमेंट्स में देरी, स्मॉल बिजनेसेस के लिए ये बड़ा कंसर्न एरिया रहा है। आपने M1 एक्सचेंज के जरिए जिस तरह से जो वर्किंग कैपिटल इश्यूज हैं उससे एड्रेस करने का प्रयास किया है, आपने कैसे अपॉर्चुनिटी को स्पॉट किया, किस तरह से आइडिया आया? सौरभ, 2015 में आरबीआई ने एक वाइट पेपर निकाला था जिसमें उन्होंने डिलेड पेमेंट्स की प्रॉब्लम और ऐसा एक्सचेंज सेटअप करने के लिए कॉन्सेप्ट नोट डिस्कस किया था। 2015 में उस समय फिनटेक, डिजिटल, ये सब बहुत सॉट आफ्टर वर्ड्स नहीं थे। एब्सोल्युटली। एंड हमने जब वो पढ़ा तो हम अपने नॉर्मल बिजनेस में वेंडर पेमेंट्स फॉर लार्ज कॉर्पोरेट्स प्रोसेस करते थे और हम उनकी प्रॉब्लम्स देखते थे एमएसएमईज़ की। तो जब हमने ये नोट पढ़ा आरबीआई का, तो हमें लगा कि ये सोल्यूशन इंडिया के लिए डिजिटल सोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन काम करेगा जी। एंड उस पर्सपेक्टिव से देन वी इन्वेस्टेड इन दिस एंड हमने फिर M1 एक्सचेंज सेटअप किया। हमने आरबीआई के साथ एप्लीकेशन डाली और उस एप्लीकेशन के थ्रू हमें ये परमिशन मिली टू सेटअप M1 एक्सचेंज एज ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। और उसके बाद तो देयर हैज बीन नो लुकिंग बैक। संदीप जी, एमएसएमई के रिसीवेबल्स की फाइनेंसिंग के लिए आपके प्लेटफॉर्म पर कितने बैंक्स पार्टिसिपेट करते हैं? आज 44 बैंक्स इंडिया में, जिसमें पब्लिक सेक्टर सारे बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स हैं। ये सब बैंक्स, इंडियन बैंक्स जो हैं, वो आज पार्टिसिपेट करते हैं इन ऑल वैरायटी। एंड विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो अभी ख़त्म हुआ है, हमने 12,500 करोड़ के इन्वॉइसेस की, एमएसएमई के इन्वॉइसेस की बैंक्स ने डिस्काउंटिंग करी है। वंडरफुल। तो आप जैसे भी बता रहे थे संदीप जी, इफ़ यू लुक बैक, क्या इनिशियली बैंक्स का ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को लेकर रिजर्वेशन था? कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? इट इज़ अ कंप्लीट पूरा चेंज मैनेजमेंट था कंट्री के लिए। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हमें उनके साथ इंगेज करके एक प्रोडक्ट नोट बनवाना पड़ा नया, कि डिजिटल इनवॉइस की कैसे क्रेडिट रेटिंग होगी, कैसे क्रेडिट एनालिसिस होगा। और इसमें एमएसएमई के फाइनेंशियल्स के ऊपर फोकस नहीं है बैंक्स का, ये कैसे चेंज आएगा उनके आउटलुक में। तो ये पूरा प्रोडक्ट नोट बना। हर बैंक की कमिटी ने, इंडिविजुअल कमिटी होती है हर एक बैंक में, क्रेडिट कमिटी, उन्होंने इसको अप्रूव किया। और फिर सेंट्रल ऑफिस में एक डेस्क बना जो ट्रेड्स का ट्रेडिंग डेस्क है। और आज हर पब्लिक सेक्टर बैंक में एक ट्रेड्स डेस्क है जो इस पे इन्वॉइसेस की डिस्काउंटिंग डिजिटली करता है। एंड ये ब्रांच बैंकिंग से निकल के ये प्रोडक्ट है कि जिसमें ब्रांच बैंकिंग की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये डिजिटल है। एब्सोल्युटली। तो सेंट्रलाइज्ड वे में सारे बैंक्स ने इसको अडॉप्ट किया है। शुरू में बैंक्स को बहुत चैलेंज था कि ये डिजिटल इन्वॉइस के ऊपर हम डिस्काउंटिंग नहीं करेंगे, ये कितना सिक्योर्ड है, इसका लीगल फ्रेमवर्क इन्फोर्सेबल है या नहीं है। पर उन सब पॉइंट्स के ऊपर बैंक्स के साथ, आरबीआई के साथ पार्टनरशिप में, सॉल्यूशंस में हमने सॉल्यूशन निकाला। और आज नाउ यू कैन से देयर इज नो लुकिंग बैक। तो हम ये देखते हैं कि ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर जो कंपनीज हैं जिनका टर्नओवर 500 CR प्लस है, उनके लिए मैंडेटरी को ट्रेड्स के लिए ऑनबोर्ड करें। लेकिन इसमें हमने देखा कई इश्यूज थे, लार्ज कॉर्पोरेट्स इस तरफ उतना नहीं आ रहे थे। लेकिन जिस तरह से अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, वो इसके बेनिफिट्स को समझ रहे हैं, खुद के लिए भी, वेंडर्स के लिए भी।
तो क्या इसमें कुछ आप चेंजेस देख रहे हैं, क्या वो इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं? एब्सोल्युटली, एंड मेन पर्पस कि क्यों वो आगे बढ़ रहे हैं वो ये है कि हर कॉर्पोरेट को ये समझ में आ गया है कि उनके सप्लायर को जो फाइनेंसिंग मिल रही है ट्रेड्स पे वो 4% पर एनम से लेके 9% पर एनम की रेंज में मिल रही है। और अगर वेंडर को बेनिफिट हो रहा है तो वो कॉर्पोरेट को बेनिफिट पास ऑन हो रहा है कॉस्टिंग में, और वो 10% की सेविंग है। मतलब अगर वेंडर को 15% पे मार्केट से ब्याज में पैसा मिलता है और यहाँ पे 4% पे मिल रहा है, तो 10 से 11% की सेविंग है जो वो कॉर्पोरेट को अपनी कॉस्टिंग में पास ऑन करता है। और कॉर्पोरेट को अगर बेनिफिट है तो वो क्यों नहीं पार्टिसिपेट करे। संदीप जी, आपको लगता है जो फिलहाल टर्नओवर 500 सीआर की है, इसको लेकर रिकमेंडेशन है कि इसको 250 सीआर किया जाए, क्या लगता है आपको इससे स्पेस को बूस्ट मिल सकता है? एब्सोल्युटली होगा। जैसे ही ये 500 करोड़ तक मैंडेटरी है, हाउएवर दिस डज नॉट मीन कि बाकी के लोग नहीं आ सकते, आते हैं, आज भी आते हैं, 250 करोड़ वाले आज भी आते हैं। बट ये डिस्कशन था कि क्या हम 500 करोड़ को रिड्यूस करके 250 करोड़ पे मैंडेटरी कर दें क्या। सो बिल्कुल, जैसे ही ये और एक्सपैंड होगा मार्केट में और लोगों को बेनिफिट होगा। संदीप जी, फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल के तहत अब एनबीएफसीज के लिए भी डोर्स ओपन हो गए हैं। क्या आप मानते हैं उन एमएसएमईज को राहत मिल सकती है जिनके कॉर्पोरेट्स की रेटिंग इतनी अच्छी नहीं है और बैंक्स का भी उतना कंफर्ट नहीं है? क्या आप एग्री करते हैं? In fact, this is going to be a blessing for such MSMEs जो B rated corporates के लिए काम कर रहे हैं, because Factoring Amendment Act में गवर्नमेंट ने, RBI ने अब NBFCs को पार्टिसिपेट करने के लिए परमिशन दे दी है। अब उस परमिशन से लिक्विडिटी ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे और ग्रो करेगी, और जो B रेटेड कॉर्पोरेट्स, बैंक्स जिसके लिए अवर्ड्स हैं क्रेडिट लेने के लिए, NBFCs will be looking at them as their customers, and उनके vendors के invoices यहाँ पे डिस्काउंटिंग शुरू हो जाएगी। So this benefit सोसाइटी में फ्लो करेगा, and overall India corporate world will become more competitive within India and outside India. ट्रेड्स को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। अगर हम जो ट्रांजैक्शन की वैल्यू की बात करें तो FY22 में 21 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल हुई है, FY20 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट ट्रिपल हुई है। तो आप इसको ये किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं कि पैंडेमिक ने इनफैक्ट इसको और एक्सेलरेट कर दिया है? सो 3 ट्रेड्स प्लेटफॉर्म हैं, और तीनों ट्रेड्स प्लेटफॉर्म में पिछले 4 साल में 36,000 करोड़ की डिस्काउंटिंग करी थी, और अब 21-22 फाइनेंशियल ईयर में तीनों ट्रेड्स प्लेटफॉर्म ने एक साल में 36,000 करोड़ की डिस्काउंटिंग करी है। सो लाइक यू सेड कि 21-22 में ये डबल हो गया है, और अब आने वाले 22-23 में तीनों ट्रेड्स प्लेटफॉर्म का कम से कम 80 से 90 हज़ार करोड़ की डिस्काउंटिंग करेंगे। प्रोसेस बेसिकली ये है कि बैंक्स ओपन हो गए हैं, उनका डिफ़ॉल्ट NPA 0 है ट्रेड्स पे इन द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। जो कोरोना के फाइनेंशियल ईयर्स थे, बैंक्स का NPA ऑन ट्रेड्स इज 0, वेयर एज आउटसाइड ट्रेड्स फॉर MSME लेंडिंग देयर NPA एवरेज रेट इज़ 12%। सो बैंक्स के लिए बहुत बून और बोनेंजा रहा है। कॉर्पोरेट्स के लिए और MSMEs के लिए, लाइक वी सेड, कि उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हैज़ कम डाउन एंड इट इज़ डिजिटल। राइट, सो FY23 से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं आपको। एक और हम ये देख रहे हैं कि इसमें जो स्मॉलर सिटीज़ हैं, उसमें जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनकी तरफ से भी इंटरेस्ट देखा जा रहा है। वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि डिजिटली रीच आप पूरे देश में जिस तरह से देखी जा रही है, इसमें किस तरह के ट्रेंड्स हैं, आपने क्या कैप्चर किया है, ये आप थोड़ा शेयर कर सकें। कोरोना से पहले जो हम ऑनबोर्डिंग करते थे, वो ऑनबोर्डिंग में हम कॉल सेंटर के थ्रू MSME वेंडर्स को रजिस्टर करते थे, फ़ोन पे रजिस्टर करते थे, डॉक्यूमेंट्स कोरियर पे एक्सचेंज होते थे। कोरोना में हमने रियलाइज़ किया कि ये सब चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हैं टू सर्विस, एंड हमने M1 में ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग सिस्टम लॉन्च किया इन सितंबर 20 पोस्ट कोरोना 1, एंड उसके बाद से 15 मिनट में एक MSME अपने आप को ऑनलाइन अपने ऑफिस या घर से बैठ के ऑनबोर्ड कर लेता है। एज अ रिज़ल्ट टुडे 910 सिटीज़ से MSMEs रजिस्टर हो रहे हैं, अब तक हो चुके हैं, एंड 910 सिटीज़ से वो लोग मोबाइल ऐप के थ्रू अपने इनवॉइसेस डिस्काउंटिंग के लिए डालते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी सरप्राइजिंग ट्रेंड फॉर ऑल ऑफ अस कि 910 सिटीज़ से लोग डिजिटली इस तरफ आ रहे हैं, इस तरफ इनेबल्ड हैं
कि वो ये सब कर सकें अपने बिजनेस की। ये है डिजिटल की ताकत। ये है डिजिटल। यू कैन रीच आउट टू एरियाज विच वाज डिफिकल्ट अर्लियर। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसमें कंप्लीट जो पूरा प्रोसेस है ऑनबोर्डिंग से लेकर साथ ही साथ हम देख रहे हैं इनवॉइसिंग सबमिशन हो, पेमेंट्स रिसीव करना, पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो है वो कंप्लीटली डिजिटल है, इसमें कोई फिजिकल कनेक्ट किसी प्रकार का नहीं है। हाँ बिल्कुल। सो आपने इनवॉइस डाल दिया, ऑनबोर्डिंग हमने बात करी, इनवॉइस डाल दिया, अगले दिन मॉर्निंग में 8 से लेके 12 बजे तक के बीच में एमएसएमई के अकाउंट में अपने आप क्रेडिट हो जाता है। और जब ड्यू डेट आती है तो लार्ज कॉरपोरेट से जो पेमेंट लेनी होती है वो ट्रेड्स ऑटोमेटिक पेमेंट कलेक्ट करता है और बैंक को पेमेंट कर देता है। सो ये इंटायर प्रोसेस डिजिटल है। और अगर कॉरपोरेट की पेमेंट डिलेड हो जाती है फॉर एनी रीज़न तो ना उसका कोई इंटरेस्ट, ना उसका कोई डिफ़ॉल्ट एमएसएमई की बैलेंस शीट पे आता है, ना चार्जेस में आता है। दैट बिकॉज ये फैक्टरिंग है, एमएसएमई ने अपना रिसीवेबल बेच दिया बैंक को, सो देयरफॉर एमएसएमई का रिस्क ऑफ कलेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गया। संदीप जी, जहाँ तक फाइनेंसर के रीपेमेंट की बात है, अगर किसी तरह से बायर जो है वो डिफ़ॉल्ट करता है तो एमएसएमई सेलर का तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है? कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ज़ीरो ऑब्लिगेशन है, तभी उसका रिस्क ख़त्म हो गया कलेक्शन का। संदीप जी, इंडियन एक्सपोर्ट्स हैव डन वेल डिस्पाइट अनसर्टेनिटीज़, और जिस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है इसमें कई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। पिछले दिनों जिस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग को लेकर लाइसेंसेस इशू किए गए हैं, क्या आप इस स्पेस में काफ़ी पोटेंशियल देख रहे हैं, काफ़ी हलचल देख रहे हैं आने वाले दिनों में? बिल्कुल होने वाली है। आपको इस क्वार्टर में ही होपफुली विटनेस करने को मिलेगा कि इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस सिस्टम ने ITFS में हम लोगों ने सैंडबॉक्स ट्रांजैक्शन करी है, इस क्वार्टर में ही देखने को मिलेगा। और ये इनेबल कर देगा कि आज जो हमारे एक्सपोर्टर्स इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं और कलेक्शन के लिए वो डिपेंडेंट होते हैं इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में कि उनको पेमेंट टाइम पे मिले, और जो रिस्क वो लेते हैं और जो वो बोरो करते हैं ओनली फ्रॉम इंडियन बैंक्स अगेंस्ट देयर वर्किंग कैपिटल नीड्स, ये सारी चीज़ें डिजिटली उनको इनेबल हो जाएंगी। दैट मीन्स उनको बाहर से कलेक्शन का कोई रिस्क नहीं रहेगा, वो सारा रोल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ITFS करेगा। उनको फंडिंग, फाइनेंसिंग इंटरनेशनल बैंक्स और नेशनल बैंक्स दोनों से अवेलेबल हो जाएगी, एंड उनको ये सारी चीज़ें डिजिटली सिटिंग इन इंडिया ये नेटवर्क की तरह खुल जाएगा, एंड दे विल नॉट हैव टू वर्क ओनली विद वन बैंक बट विद ग्लोबल बैंक्स आउटसाइड इंडिया ऑल ओवर। SME एक्सप्रेस स्टार्स की कहानी में फिलहाल वक्त ब्रेक का है। संदीप महिंद्रू के जिंदगी के फलसफे से जुड़े कुछ पहलुओं पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। हम जल्दी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं SME एक्सप्रेस स्टार्स की कहानी। आज हमारे साथ मौजूद हैं M1 एक्सचेंज के CEO संदीप महिंद्रू। आइए बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। संदीप साहब, आप हमें अपने बारे में कुछ बता सकें। Where were you born and brought up, sir? I'm born and brought up in Delhi, completely resident, studied everything in Delhi, and from a very modest business family. And I did my schooling from DPS Mathura Road, went to Delhi University, did my CA, and finally became an entrepreneur. मुझे corporate job मिली नहीं in those days, so therefore I started my own entrepreneurship. Wonderful. थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आप कुछ शेयर कर सकते हैं? जैसे आपने बताया बिजनेस। So my father was a small had a small business of books in the Delhi University area, and I lost him while I was doing my CA. So very early stage of my career, you can say, I started working as well while I was doing my studies, and thereafter, then when I finished my CA, then of course then started the professional journey life. So Sandeep साहब, by profession you're a chartered accountant, but at heart you're an entrepreneur. तो ये बता सकें एक एंटरप्रेन्योर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं? एक टीम लीडर को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे आजकल के एनवायरनमेंट में?
See, as an entrepreneur today, or as a leader in our teams, our role is that every person in the team is enabled to do his best. That's our role, and we give him the liberty to take decisions, be fearless when he's taking those decisions. I am myself very fearless about what the result will be. Our role is to do the best, and that's what we enable in our team. Having said that, the other thing that I've learned while working with the teams is the team spirit and working togetherness. The entire structure in M1 and in Mind is very caring for the team members. There is love amongst all of us, and if there are any differences, they're settled, they're not left open. तो संदीप साहब, आप हमें ये भी बता सकें, जैसे आपने टीम के बारे में बताया, आप अपनी वर्कफोर्स को कैसे मोटिवेट करते हैं, कैसे टैलेंट को अट्रैक्ट करते हैं, रिटेन करने के लिए कैसे स्टेप्स लेते हैं? हमारे यहाँ पे वी सेलिब्रेट एवरी सक्सेस, वेदर इट इज एनी टीम हैज अचीव्ड समथिंग इम्पोर्टेंट, एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी अचीव्ड समथिंग इम्पोर्टेंट, सो every successful event is celebrated in a small or in a big manner. That keeps employees motivated more and more to achieve more, as there is a recognition amongst all of us. Very, very important is we beat our own score every month, and that is one of the reasons for celebration. Whether it is the volumes we have done, whether it is number of MSMEs जिनको हमने सर्विस दी है, whether it is number of banks जिनको हमने सर्विस दी है. So we beat our own score every month. Another point is that since this is a digital process business and the workforce is all young, हर एक को नई चीज़ करने के लिए मिल रही है, and this is a new path that we are setting in the country, and every person is learning in this process and evolving in this process. So हमारे यहाँ पे, for example, what I mean is rather few people who have joined in last 5 years as a trainee is today a manager, because उन्होंने अपने आप को evolve किया, उन्होंने इस environment में अपने आप को ढाला, develop किया, और फिर आज वो manager position में है. And this has all happened in a span of 5 years. It's not a very long time. आप कुछ समय पहले इंटरनेशनल ट्रेड में अपॉर्चुनिटीज के बारे में मेंशन कर रहे थे, उसमें किस तरह के प्लान्स हैं? आप कुछ रोड मैप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? Right. So उसमें we have to onboard banks not only within India. Now the expansion has to be outside India banks as well, because there is no limitation as हम लोग गिफ्ट सिटी से इस प्लेटफॉर्म को सेटअप कर रहे हैं. So banks outside India can also enroll and finance these invoices for the exports or imports. So we are going to enroll banks outside India. The buyer or the seller will be located outside India. So therefore again we will have to step out of the country, and वहाँ से हमारे को buyers और sellers को enroll करना है on the platform. So अगर हमारे एक्सपोर्टर इंडिया से UAE एक्सपोर्ट्स करते हैं या US एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्टर तो इंडिया में है बट उनके बायर आउटसाइड इंडिया हैं. सो हमें उन सबको इनरोल करना है, और तभी वो प्रोग्राम एक नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क की तरह सक्सेसफुल होगा. उसी के लिए हमारे को सेल्स एंड डिजिटल इनेबलमेंट आउटसाइड इंडिया भी अब सेटअप स्ट्रक्चर करना पड़ेगा. संदीप जी, आप अपने अदर बिजनेसेस में टेक एनेबल्ड फाइनेंस और HR सॉल्यूशंस ऑफर करते हैं, तो आखिर आप SMEs के साथ ये शेयर कर सकें कैसे आप टाइम मैनेजमेंट पर जोर देते हैं? टू बी ऑनेस्ट, आई एम नेवर शॉर्ट ऑफ टाइम. ओके, आई हैव द लग्जरी ऑफ ऑल द टाइम. माई गोल इज दैट आई हैव टू इनेबल द टीम्स. वो मेरे से ज़्यादा बेटर एंड बेस्ट काम करते हैं. I can only enable them to become successful. So therefore, I am never short of time. संदीप साहब, आप हमें डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बारे में बता सकें. जैसे डिजिटल अडॉप्शन बढ़ रही है, उतनी ही तेजी साइबर अटैक्स भी बढ़ रहे हैं. आप इस मोर्चे पर किस तरह के स्टेप्स ले रहे हैं, इसे कैसे एड्रेस कर रहे हैं? Right. So disaster recovery, security, these are very important aspects of any digital marketplace, which M1 is also.
वी आर एवरी ईयर हमारा ऑडिट होता है सीसा विच इज सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिटर से, और उनकी पूरी रिपोर्ट के हिसाब से हमारे को जो जो सिक्योरिटी के लिए प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स हैं, कंट्री के प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स हैं, हमें वो फॉलो करने होते हैं और हम वो करते हैं। ओवर एंड अबव इस साल दैट इज़ 22-23 में हम ISO 27001 जो कि IT सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, प्रिस्क्राइब्ड ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, हम वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो एवरी ईयर वी आर रेजिंग द बार फॉर इंश्योरिंग दैट द डेटा इज सिक्योर्ड, इंफॉर्मेशन इज सिक्योर्ड। संदीप महेंद्रू जी, CEO M1 एक्सचेंज, आपका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और हमारी तरफ से आपको आगे के सफर के लिए शुभकामनाएं। SME एक्सप्रेस स्टार्स की कहानी में अभी के लिए इतना ही। अगले एडिशन में हम एक और इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग कहानी के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। फिलहाल नमस्कार, गुड बाय।